मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मूवी में जो क्लिप्स यूज़ की गई हैं वो काफ़ी सेंसिटिव क्लिप्स हैं। तो अगर आप ये सेंसिटिव क्लिप्स को देख सकते हैं तभी ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें कुछ लोगों की लाश देखने को मिलती है। उन लाशों को देखकर ये लगता है कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया हो। पुलिस को तलाशी के दौरान बेसमेंट में एक लड़की की लाश मिलती है जो कि आधी दफन थी ज़मीन में। हैरान कर देने वाली बात है कि जो घर में बाकी लाशें थी उन पे चोट के बहुत गहरे गहरे निशान थे, लेकिन इस लड़की के शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं था। जब शेरिफ शेल्डन दूसरे शरीफ से पूछते हैं कि क्या इन्हें इस लड़की के बारे में कुछ पता चला, तब दूसरे शरीफ बोलते हैं कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। तब यहीं पे शेरिफ शेल्डन उस लड़की को जेन डो के नाम से बुलाते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जेन डो उसे कहा जाता है जिसकी कोई पहचान ना हो। उसके बाद हमें एक लेडी ऑफिसर दिखाई देती है जो शेरिफ शेल्डन को ये बताती हैं कि घर की पूरी छानबीन करने के बाद उन्हें ये पता चला है कि ना तो घर में चोरी हुई है, ना ही कोई घर में घुसा था, बल्कि इस घर के लोग ही घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब शेरिफ शेल्डन ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया इस घर में कि घर से बाहर जाने के लिए ये सारे लोग मिलके एक दूसरे की जान ले लिए। नेक्स्ट सीन में हमें एक बाप बेटे दिखाए जाते हैं जो कि एक जले हुए लाश की एटॉप्सी कर रहे होते हैं। एटॉप्सी यानी पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। बेटा, जिसका नाम अस्टी टिल्डन होता है, वो कहता है कि मिस्टर हॉवर्ड की मौत स्मोक यानी धुआं लेने की वजह से हुई है। जिस पे टॉमी टिल्डन जो कि उसके फादर होते हैं वो ये कहते हैं कि घर आग से जल रहा था एंड उन्हें एटॉप्सी करने के दौरान मिस्टर हॉवर्ड के सर पे फ्रैक्चर मिला था। एंड सेकेंडली नोटिस करने वाली बात ये है कि मिस्टर हॉवर्ड का जो खून था वो जमा हुआ था, जो कि साफ ये दिखाता है कि मिस्टर हॉवर्ड की मौत चोट लगने की वजह से हुई है, ना कि जहरीले धुएं की वजह से। टॉमी जाते जाते अस्टिन को ये कहते हैं कि हर बॉडी के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं और उसके नतीजे तक पहुंचने से पहले उसे अच्छे से जांच लेना चाहिए। अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अस्टिन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है जिसका नाम एमा रहता है। एंड तब अस्टिन एमा को बताता है कि ये जगह 3 पीढ़ियों से है एंड ये सब इसे और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद एमा मॉर्चरी से एक डेड बॉडी देखने को कहती है जिस पे अस्टिन उसे मना कर देता है एंड एमा को ये कहता है कि कुछ चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। एंड उसके पापा को ये बात पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन ये कहते ही हमें ये देखने को मिलता है कि टॉमी वहाँ आ जाते हैं एंड कहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एंड वो एमा से पूछते हैं कि उसे कौन सी डेड बॉडी देखनी है। उसके बाद अस्टिन एमा को टेनिस लुइस की बॉडी दिखाता है एंड एमा फिर पूछती है कि इस बॉडी के पैर में ये घंटी क्यों बांध रखी है, जिस पे टॉमी ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान सच में मर चुका है या फिर कोमा में है। अगर इंसान जिंदा है तो वो हिलेगा एंड घंटी बजेगी और उन्हें पता चल जाएगा। हालांकि जब एमा पूछती है टॉमी से कि आपने ऐसा क्यों किया है, तब टॉमी ये कहते हैं कि वो थोड़े पुराने ख्यालात वालों में से हैं। अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाने वाला होता है एंड तभी शेरिफ शेल्डन वहाँ जेन डो की बॉडी को लेके आ जाते हैं और अस्टिन एमा को ये कहता है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो शेरिफ नहीं आते। एंड तभी हमें मालूम चलता है कि अस्टिन को मॉर्चुरी के काम कुछ खास पसंद नहीं है एंड वो लाइफ में कुछ और करना चाहता है और ये बात उसने अभी तक टॉमी को नहीं बताई है। फिर अस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि उसे 11 बजे फिर से पिक करने के लिए आए एंड वो वापस टॉमी के पास चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि मॉर्ग में टॉमी और शेरिफ जेन डो और उस घर में हुए हादसे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो टॉमी को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि घर वालों ने ही जेन डो को मारा होगा और वो कहते हैं कि उन्हें आज रात में ही जेन डो की रिपोर्ट चाहिए।
तभी वहाँ अस्टिन आ जाता है और कहता है कि उन्हें पहले उस क्राइम सीन को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके बाद शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं और टॉमी एंड अस्टिन एक और पोस्टमार्टम के लिए रेडी होने लगते हैं, जहाँ टॉमी ये सब चीज़ रिकॉर्ड करते हुए ये बताते हैं कि ये एटॉप्सी 4 स्टेजेस में परफॉर्म होगी एंड इसमें उनके बेटे उनका साथ देंगे, जो कि एक सर्टिफाइड मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं। एटॉप्सी का फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, जो कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है। एटॉप्सी स्टार्ट होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि जेन डो की बॉडी पे ना तो कोई फिजिकल अब्यूज़ के निशान है और ना ही कोई कट्स है। एंड जैसे ही अस्टिन और जानने के लिए जेन की आंखें खोलता है, उसे उसकी आंख पूरी क्लाउडी दिखाई पड़ती है, जिस पे टॉमी ये कहते हैं कि ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई बॉडी सालों से ना मरी पड़ी हो। एटॉप्सी आगे बढ़ती है एंड अस्टिन नोटिस करता है कि उसकी कमर उसके शरीर के मुकाबले काफ़ी पतली है, जो कि नॉर्मल नहीं है। वहीं आगे की एटॉप्सी करने पे टॉमी को ये पता चलता है कि जेन की पैरों की हड्डियाँ और हाथों की हड्डियाँ टूटी हुई है एंड ये काफ़ी अजीब बात है कि बिना किसी बाहरी घाव या निशान के शरीर का कोई हड्डी टूटा हुआ हो। एटॉप्सी आगे बढ़ती है एंड हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अस्टिन जेन का माउथ ओपन करता है, उसे उसकी टंग कटी हुई मिलती है, जहां टॉमी ये बताते हैं कि उन्होंने ये पहले भी देखा है 15 साल पहले नॉर्फ्लिक में, जहां 2 लड़कियों का पैर और हाथ बांध दिया गया था और उनकी जीभ काट दी गई थी ताकि वो आवाज़ ना निकाल पाएं। फिर वो दोनों एटॉप्सी करने लग जाते हैं एंड टॉमी को एटॉप्सी करते करते ये दिखता है कि जेन का लेफ्ट साइड वाला मोलर टूथ गायब है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि स्टेज 1 कंप्लीट हो गया है एंड वो दोनों सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद टॉमी जैसे ही स्कैल्पेल से जेन की बॉडी को टीयर करने ही जाते हैं, देन सडनली रेडियो स्टेशन चेंज हो जाता है एंड उसमें से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये एक वार्निंग होती है टॉमी एंड अस्टिन के लिए, लेकिन वो दोनों इसे नज़रअंदाज करके वापस एटॉप्सी करने पे लग जाते हैं। एंड जैसे ही टॉमी बॉडी को कट करते हैं, बॉडी से बहुत ही तेज़ी से खून निकलने लगता है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। फिर टॉमी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ऐसा फ्रेश बॉडीज़ पे ही देखा है एंड वो दोनों उसकी बॉडी का सैंपल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड तभी उन्हें एक चौंका देने वाली चीज़ दिखाई देती है कि जेन के जो लंग्स हैं वो एकदम काले पड़ चुके हैं एंड तभी टॉमी ये कहते हैं कि अगर ये सिगरेट की 10 पैकेट 30 साल तक भी पिएगी, तब भी इसकी लंग की ऐसी हालत होना नामुमकिन है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि टॉमी जेन की हार्ट को निकालते हैं एंड उन्हें हार्ट में बहुत सारे कट्स मिलते हैं एंड सिर्फ हार्ट में ही नहीं बल्कि पूरे बॉडी में कट्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। जिस पे टॉमी ये कहते हैं कि अगर आपको किसी इंसान को मारना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोई इस हद तक तब तक नहीं जा सकता जब तक आप किसी को तड़पाना ना चाहते हो। तभी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है एंड अस्टिन देखने चले जाता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी उसे मिरर में कोई दिखाई देता है एंड वो आगे जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि पोस्टमार्टम करते हुए टॉमी का हाथ कट हो जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है, जहाँ अस्टिन ऑफिस में होता है एंड उसे कूलिंग वेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो कूलिंग वेंट खोल के देख ही रहा होता है कि वहीं पे टॉमी आ जाते हैं एंड उन दोनों को पता चलता है कि उनकी बिल्ली, जिसका नाम स्टैनली था, वो वेंट्स के अंदर मरी हुई थी एंड वो अस्टिन की मदर की आखिरी निशानी होती है, जो कि टॉमी के पास होती है। उसके बाद टॉमी स्टैनली को क्रेमेटोरियम में लेके जाते हैं एंड उसकी बॉडी को जला देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो स्टेज 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरनल इवैल्यूएशन का सेकेंड पार्ट होता है, जहां वो दोनों उसके स्टमक एंड बाकी पार्ट्स की जांच करते हैं। उन्हें उसके स्टमक से एक फूल मिलता है एंड टॉमी जब इसकी और जांच करते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि इस फ्लावर का नाम जिम्सन वीड है एंड ये फ्लावर जनरली नॉर्थ के एरियाज में ही पाया जाता है।
जिम्सन वीड एक ऐसा फ्लावर है जिसकी स्मेल मात्र से ही लोग पैरालाइज हो सकते हैं। उसके बाद और जांच करने पे उन्हें एक कपड़े में उसकी मोलर टूथ लपेटी हुई मिलती है, जिसे अस्टिन कहता है टॉमी को कि स्टमक एसिड को अभी तक इसे डिसॉल्व कर लेना चाहिए था। उसके बाद वो उस कपड़े की जांच करते हैं एंड जांच में उन्हें ये पता चलता है कि जो कपड़े में जेन डो की मोलर टूथ थी वो काफ़ी पुराने ज़माने का कपड़ा है एंड इसे देखकर वो यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जेन को किसी रिचुअल का पार्ट बनाया गया था, जहां पहले उसके हाथ पैर बांधे गए, उसे पैरालाइज किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसे फोर्स किया कि वो अपना मोलर और वो क्लोथ निगल जाए, फिर उसे जला दिया गया। लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी उसकी बॉडी पर कोई निशान क्यों नहीं थे। ये सब के बीच में रेडियो ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है एंड रेडियो में से एक आवाज़ आती है एंड वो आवाज़ ये रहती है कि एक बात तो तय है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद रेडियो स्टेशन में वही सॉन्ग प्ले होता है जो हमने स्टार्टिंग में सुना था। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि अस्टिन अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई आम लाश नहीं है, ये सब इसके साथ किसी रीज़न से हुआ है। तभी टॉमी को कुछ दिखाई देता है एंड वो अस्टिन को उसकी बॉडी के ऊपर के स्किन को खोलने में अस्टिन से मदद मांगते हैं, जिस पे अस्टिन उनकी मदद करता है एंड जो हमें दिखाई देता है उसके बाद हम सब शॉक्ड में आ जाते हैं। जेन डो की स्किन पे नॉर्थ इंग्लैंड के विच क्राफ्ट के रिलीजियस मिथ्स लिखे हुए थे एंड इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जेन डो की बॉडी पे किसी ने काला जादू किया हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कोई स्किन के अंदर कैसे लिख सकता है। तभी अचानक से कमरे की सारी लाइट्स टूट जाती है एंड वहाँ अंधेरा हो जाता है एंड इसी बीच जब जनरेटर का बैकअप पावर आता है तब वो लोग देखते हैं कि जेन डो की लाश को छोड़कर मॉर्चुरी में सारी लाशें गायब हो जाती हैं एंड टॉमी एंड अस्टिन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बारिश की वजह से जो एग्जिट होता है वो ब्लॉक हो जाता है एंड जनरेटर में इतनी पावर नहीं होती कि वो लिफ्ट को चालू कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अस्टिन के फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ऑफिस रूम में जाते हैं जहां लैंडलाइन में भी सिग्नल अच्छे से नहीं आ रहा होता है और तभी उन्हें एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको याद हो तब एमा ने टैनिस लुइस की बॉडी देखी थी जिसके पैर में एक बेल बंधी हुई थी। ये बेल की आवाज़ थी एंड वो बेल की आवाज़ धीरे धीरे ऑफिस रूम की तरफ आ रही थी एंड तभी कोई दरवाजे पे ज़ोर से मारता है एंड अस्टिन एंड टॉमी जल्दी जल्दी दरवाजे पे कुछ ना कुछ लगाने लगते हैं जिससे वो दरवाज़ा ना खुले एंड तभी अस्टिन टॉमी को बोलते हैं कि ये हो ना हो जेन डो है जो ये सब कर रही है। इसी पे टॉमी कहते हैं कि तुम एक लाश के बारे में बात कर रहे हो एंड टॉमी का हाथ जो जेन डो की पोस्टमार्टम करते हुए कट गया था उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे रोकने के लिए टॉमी ऑफिस के वॉश बेसिन में जाते हैं जहां उन पे कोई सुपरनैचुरल फोर्स हमला कर देता है एंड उसके बाद टॉमी एंड अस्टिन को ये बिलीव हो जाता है कि जेन डो की बॉडी में ज़रूर कोई मिस्टीरियस इविल स्पिरिट है एंड वो दोनों जेन डो की बॉडी को क्रेमेटोरियम में बर्न करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वो जेन डो की बॉडी के पास आते हैं उन्हें ये दिखाई देता है कि जेन डो के पार्ट्स थे वो बहुत ही बुरी तरह से सड़ चुके थे एंड तब टॉमी अस्टिन को कहते हैं कि जेन डो की बॉडी किसी तरह उन बॉडी पार्ट्स को सड़ने से बचा रही थी। तभी अचानक डोर लॉक हो जाता है एंड दोनों वहीं पे फंस जाते हैं एंड अस्टिन जेन डो की बॉडी को वहीं जला देता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, जैसे ही जेन डो की बॉडी में आग लगती है वो आग रूम में फैल जाती है एंड सारे सबूत जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे सब जल जाते हैं सिवाय जेन डो की बॉडी को छोड़ के। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि एलिवेटर की पावर वापस आ जाती है एंड वो काम करने लगता है
एंड सरप्राइजिंगली जो डोर होता है पोस्टमार्टम रूम का वो खुल जाता है, जिस पे दोनों बाप बेटे एलिवेटर की तरफ भागते हैं एंड सडनली वो देखते हैं कि एक लाश उनके पास चल के आ रहा है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस लाश पे एक्स से हिट करते हैं। फिर उन्हें किसी लड़की की करहाने की आवाज़ आती है और जब वो चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस पर उन्होंने एक्स से हिट किया था वो असल में कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि एमा थी। अस्टिन ने मूवी की स्टार्टिंग में उसे 2 घंटे बाद वापस आने को बोला था। जेन अपनी पावर्स का यूज़ करके अस्टिन एंड टॉमी को भ्रम में डाल देती है, इसीलिए वो दोनों एमा को एक डेड बॉडी समझने लगे थे। एमा की मौत से अस्टिन एंड टॉमी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो दोनों लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाते हैं। टॉमी अस्टिन से कहते हैं कि ये सब उसकी गलती है, उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। तब अस्टिन कहते हैं कि आप नहीं जानते थे कि वो एमा है। वो कुछ देर वहीं पे बैठ के बातें करते हैं। तभी अस्टिन कहता है कि हमें वापस मॉर्चुरी में जाना चाहिए। ये सब चीज़ जेन कर रही है, हमें उसके बारे में और जानना चाहिए। अगर हम उसके बारे में और जान लेते हैं कि वो कैसे मरी तो हम उसे रोकने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और मॉर्चुरी की तरफ भागने लगते हैं। तभी टॉमी पर कोई इविल एंटिटी हमला करती है, लेकिन अस्टिन उन्हें बचा लेता है और वो दोनों मॉर्चुरी में पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि ये स्टेज 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जेन की स्कल की एटॉप्सी बची हुई थी। अस्टिन उसके स्कल के ऊपर की स्किन को हटाता है एंड उसके स्कल कैप को ओपन करता है। उन्हें जेन का ब्रेन नॉर्मल हालत में मिलता है, जो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि जेन डो की बॉडी का हर ऑर्गन उन्हें डैमेज हालत में मिला था। फिर टॉमी उसके ब्रेन का एक सैंपल लेते हैं एंड उसे चेक करने पे पता चलता है कि जेन का जो ब्रेन टिश्यू सेल थे वो अभी भी एक्टिव है। ये चीज़ देखकर दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अस्टिन अपने डैड से बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने उसका दिल बाहर निकाल दिया, उसे जलाया, फिर भी वो जिंदा कैसे हो सकती है। तभी अस्टिन का ध्यान उस क्लोथ पीस पर जाता है जो उन्हें जेन के स्टमक में मिला था। वो उसे फोल्ड करता है, तब उसे पता चलता है कि उस क्लोथ पर लेवेक्टस 1692 लिखा होता है। लेवेक्टस बाइबल का 3rd बुक है जिसमें लिखा था any man or woman who acts as a medium or who consults the spirit of dead shall be put to the death, for they are witch and their blood shall be on their own hands। ये देखकर अस्टिन अपने डैड को कहता है कि ये 1692 न्यू इंग्लैंड में सेलम विच ट्रायल में परफॉर्म किए गए थे, तभी जेन डो की डेथ हुई थी। तभी टॉमी कहते हैं कि विचेस सिर्फ मिथ्स है और सेलम विच ट्रायल्स में सारे लोग इनोसेंट थे और वहाँ उन लोग को फांसी लगाई गई थी और जिंदा जलाया गया था। लेकिन जेन के साथ उन लोगों ने टॉर्चर किया था और एक रिचुअल परफॉर्म किया था। वो लोग विचेस को मारना चाहते थे लेकिन उन्होंने एक्सीडेंटली एक इनोसेंट पर रिचुअल परफॉर्म करके उसे ही विच बना दिया। वो सब कुछ महसूस कर सकती है जो भी उसके साथ हुआ और जो भी हमने उसके साथ किया, और वो हमें इसीलिए ज़िंदा रखी हुई है क्योंकि वो चाहती है कि हम भी वो सब सहन करें। टॉमी समझ जाते हैं कि जेन क्या चाहती है और वो जेन से कहते हैं कि वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, लेकिन बदले में वो उसके बेटे अस्टिन को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जेन टॉमी पर रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें वो उसकी बॉडी का सैक्रिफाइस देकर अपनी बॉडी को हील करती है। टॉमी अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपने डैड की यह हालत देखकर अस्टिन उन्हें मार देता है। फिर अस्टिन को बाहर से आवाज़ आती है कि उसे रेस्क्यू करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स आ गए हैं। वो बाहर की तरफ जाता है और डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आया है, ये सिर्फ उसका भ्रम है। तभी वो अपने सामने अपने डैड के मरे हुए लाश को देखता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जेन ने अस्टिन की जान इसीलिए ली
क्योंकि उसने अपने डैड को रिचुअल के बीच में ही मार दिया। जेन टॉमी की बॉडी से लाइफ को अब्सॉर्ब कर रही थी, लेकिन टॉमी के मौत के कारण रिचुअल पूरा नहीं हो सका। मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स मॉर्चरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और मूवी के स्टार्टिंग वाले क्राइम सीन की तरह यहाँ भी लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। किसी के अंदर आने का कोई साइन नहीं था। फिर वो जेन डो की बॉडी को कहीं और ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। जब एम्बुलेंस में जेन की बॉडी को ले जाया जाता है तो हम देखते हैं कि जेन की टोज हिल रही होती हैं और इसके साथ वो वापस रेडियो में वही सॉन्ग बजना शुरू हो जाता है जो हमने स्टार्टिंग में पूरी मूवी में सुनते हुए आ रहे हैं, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वरना जेन डो आपके पीछे भी ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं और अगली वीडियो में।